पॉलिटी करंट अफेयर्स एक साल की सीरीज और उसमें अपना ये पहला लेक्चर पार्ट 1, जहां पे हम आज करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे कि पिछले एक वर्ष में पॉलिटी में क्या क्या न्यूज में रहा है और 2023 और 24 के एस्पिरेंट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला मसला जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लोकसभा का। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आती है जहां पे बोला जाता है कि बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहां पे विधानसभा में डेप्यूटी स्पीकर को अपॉइंट नहीं किया गया और लोकसभा में भी अभी तक डेप्यूटी स्पीकर को अपॉइंट नहीं किया गया। 2019 में लोकसभा के चुनाव होते हैं, लेकिन अभी 4 साल निकल गए और अभी तक लोकसभा में कोई भी डेप्यूटी स्पीकर नहीं है। ओम बिरला स्पीकर हैं, लेकिन उनके नीचे डेप्यूटी स्पीकर कोई नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि संवैधानिक प्रोविजंस इस पूरे मसले को लेकर क्या है। हमारे संविधान का आर्टिकल 93 जो है वो ये कहता है कि लोकसभा में एक स्पीकर और एक डेप्यूटी स्पीकर होने चाहिए, जिनको लोकसभा के मेंबर्स आपस में ही चुनेंगे सिंपल मेजॉरिटी से। जैसे ही नई लोकसभा बनती है, जितने भी मेंबर्स हैं वो आपस में से 2 मेंबर्स को चुनेंगे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की तरह। ये काम कब होना चाहिए? संविधान में लिखा है कि ये काम नई लोकसभा बनने के बाद जल्द से जल्द होना चाहिए, मतलब कि एज सून एज पॉसिबल। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी टाइम लिमिट मेंशन नहीं है कि नई लोकसभा बनने के बाद कितने समय के अंदर आपको स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव करना है। इसी वजह से अभी तक 2019 से अभी तक 4 साल हो गए और लोकसभा ने अभी तक डेप्यूटी स्पीकर को अपॉइंट नहीं करा है। मतलब कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को कितने समय के अंदर अपॉइंट करना है, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं दी हुई। साथ में आर्टिकल 95 ये बोलता है कि अगर लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो एब्सेंट हैं या वो उनका ऑफिस खाली है, वो ऑफिस में नहीं है, तो उनकी जगह डेप्यूटी स्पीकर उनका काम करेंगे। ऑल्सो आर्टिकल 97 ये बोलता है कि जो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं उनकी सैलरी संसद भवन यानी कि पार्लियामेंट कानून पास करके तय करेगा। अब ऐसे में ये जो पूरा मसला है वो ये है कि डेप्यूटी स्पीकर की जो पोस्ट होती है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होती है और 4 साल तक अगर हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को खाली रखते हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत है और ये संविधान के और लोकतंत्र के एक तरीके से खिलाफ है। सवाल उठता है कि अगर हमारे को डेप्यूटी स्पीकर को चुनना होता है तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ये लिखा है कि जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वो आपस में डेप्यूटी स्पीकर को जल्द से जल्द चुनेंगे, लेकिन कैसे चुनेंगे, क्या प्रोसेस होगा, वो लिखा हुआ है रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा में। संविधान में डिटेल्ड प्रोसेस नहीं लिखा हुआ। तो ये जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा होते हैं ये बोलते हैं कि स्पीकर तय करेंगे कि किस तारीख को डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव होगा। तो ये पावर जो है स्पीकर के हाथ में होती है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से बोला कि अभी तक डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव लोकसभा में क्यों नहीं हुआ है। इसके अलावा सवाल उठता है कि जब स्पीकर नहीं है तो उनकी जगह डेप्यूटी स्पीकर जो है वो काम करेंगे। साथ में डेप्यूटी स्पीकर का और क्या रोल है? डेप्यूटी स्पीकर का ये रोल होता है कि जब स्पीकर अपना इस्तीफा देते हैं उस केस में डेप्यूटी स्पीकर को इस्तीफा एड्रेस किया जाता है। आपको पता है कि जब राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं। सिमिलरली जब स्पीकर अपना इस्तीफा देते हैं तो डेप्यूटी स्पीकर को देते हैं। साथ में आजकल आप ये सवाल कर सकते हैं कि संसद भवन में तो कोई डेप्यूटी स्पीकर नहीं है, तो ऐसे में स्पीकर ऑफ लोकसभा अगर अपना इस्तीफा देना चाहें तो किसको देंगे? यानी कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला अगर आज अपना इस्तीफा देना चाहते हैं तो किसको देंगे? ऐसे में लोकसभा के रूल से बोलते हैं कि यदि डेप्यूटी स्पीकर नहीं है तो स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है लोकसभा के ही सेक्रेटरी जनरल को अपना इस्तीफा एड्रेस करेंगे। एक यहां से क्वेश्चन और निकलता है प्रीलिम्स का, वो ये कि क्या डेप्यूटी स्पीकर जो है वो जूनियर है? क्या डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा स्पीकर के अधीन है? जवाब है ना। हमारा जो हायरार्की है वो ऐसा कहता है कि जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर हैं वो ऐसे सुबॉर्डिनेट नहीं है, मतलब कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर जो है वो सेम लेवल पे हैं और दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं लोकसभा की तरफ। ये थे पार्लियामेंट में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के प्रोविजंस और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला और ये मुद्दा न्यूज में क्यों था। अगर हम फटाफट से स्टेट के आर्टिकल्स को एक बार रिवाइज करें तो आर्टिकल 178 के अंदर हमारे को ये बोला गया कि विधानसभा जैसे ही चुनी जाती है उसके बाद एज सून एज पॉसिबल स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव करना चाहिए। मतलब कि जब भी कोई विधानसभा का चुनाव होता है, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, किसी भी विधानसभा का अगर चुनाव होता है तो जैसे ही चुनाव हुआ विधानसभा के मेंबर्स आपस में से ही 2 मेंबर्स को चुनेंगे, एक व्यक्ति को स्पीकर की तरह और एक व्यक्ति को डेप्यूटी स्पीकर की तरह। यहां पे आपको एक स्टेटमेंट ध्यान रखना है, यूपीएससी ऐसा स्टेटमेंट कई बार बना चुका है कि जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होते हैं वो नेसेसरली किसी एक पार्टी के नहीं होने चाहिए। मतलब कि संविधान ये बोलता है कि मेंबर्स जो हैं लोकसभा और विधानसभा के वो आपस में से ही स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को चुनेंगे,
लेकिन वो किस पार्टी के होंगे, रूलिंग पार्टी के, ऑपोजिशन पार्टी के, इंडिपेंडेंट मेंबर्स, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा हुआ। तो आपको यह ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट अबाउट इट। मेंबर्स की मर्जी है कि वो किसको स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर बनाना चाहते हैं। यह था अपना पहला मुद्दा। अगला मुद्दा है फ्रीडम ऑफ स्पीच टू एमपीज इन पार्लियामेंट। संसद भवन के अंदर जो हमारे सांसद होते हैं उनको बोलने के कई सारे अधिकार और प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। उससे रिलेटेड एक मसला है, देखते हैं क्या है। सबसे पहले यह समझते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में क्या बोलता है। अगर हम आर्टिकल 105 की बात करते हैं तो यह आर्टिकल हमारे जो सांसद हैं उनको संसद भवन के अंदर बोलने की पावर देता है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच रखते हैं पार्लियामेंट के अंदर, आप जो बोलना चाहें बोल सकते हैं, आप जैसे बोलना चाहें बोल सकते हैं, और जो भी आप संसद भवन के अंदर बोल रहे हैं, जो भी आप अपना स्पीच अभिभाषण दे रहे हैं, उसके लिए आपके ऊपर कोई भी कोर्ट में कार्यवाही, कोई भी कोर्ट में केस नहीं होगा। एक तरीके से जो हमारे लेजिस्लेटिव के मेंबर्स हैं उनको यहां पे इम्यूनिटी दी गई है कि आप जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, आप जो डिबेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहां पे हमारे जो लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं उनको एक प्रकार से स्वतंत्रता दी गई है, उनको एक प्रकार से इंडिपेंडेंस दी गई है कि आप जो बोलना चाहें बोल सकते हैं। सवाल उठता है कि ये मसला न्यूज में क्यों है। उससे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हम अनुच्छेद 19 की बात करते हैं, आर्टिकल 19 की बात करते हैं, तो उसमें नागरिकों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपके हमारे जैसे नागरिकों को। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम जो मर्जी आए वो बोल लें, कि हम किसी को अब्यूज कर लें, किसी के डिफेमेटरी कुछ मानहानि कर दें, देश में दंगे भड़का दें, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजमेंट्स के खिलाफ चले जाएं। उसका मतलब ये नहीं है। हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर वाजिब प्रतिबंध लगाए गए हैं। मतलब कि हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 के अंदर वो एब्सोल्यूट नहीं है। सिमिलरली आर्टिकल 105 के अंदर जो हमारे सांसदों को, लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद हैं, जो उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है आर्टिकल 105 के अंदर, वो भी एब्सोल्यूट नहीं है। अच्छा, मतलब कि क्या उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर कोई वाजिब प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। हमारे जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं लोकसभा के, वो ये बोलते हैं कि रूल 380 और रूल 381 के अंडर अगर स्पीकर चाहें तो वो किसी मेंबर के स्पीच को कट कर सकते हैं। इसे मैं थोड़ा और रिफाइंड भाषा में बोलूं तो इसका मतलब होता है कि जो हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा हैं वो हमारे सांसदों के, लोकसभा के सांसदों के स्पीच को एक्सपंज कर सकते हैं, मतलब कि उसमें से शब्दों को काट सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, ये काम कब होगा? ये काम तब होगा जब कोई सांसद कोई मानहानि वाले शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई इनडिसेंट शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर कोई अनपार्लियामेंट्री, असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी को अब्यूज कर दिया, किसी के मान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट पास कर दी। ऐसे में अगर कुछ होता है तो लोकसभा के स्पीकर रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर ये बोल सकते हैं कि इन शब्दों को काटा जाए और ये पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का हिस्सा नहीं होंगे। मतलब कि लोकसभा में जो स्पीकर हैं वो सांसदों की स्पीच के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। आपको यह बात ध्यान रखनी है, प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन निकलेगा कि ये जो एक्सपंज करने के नियम है, ये जो एक्सपंज करने के ग्राउंड्स हैं, शब्दों को डिलीट करने के जो ग्राउंड्स हैं, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? नहीं, ये सिर्फ लोकसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन्ड है। संविधान में ये वर्ड एक्सपंज नहीं मेंशन्ड है, ना ही ये ग्राउंड्स मेंशन्ड है कि किन ग्राउंड्स पे आप सांसदों की स्पीच के ऊपर रोक लगा सकते हो। तो ऐसा कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। सेम प्रोविजन राज्यसभा में भी है। राज्यसभा के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, रूल 261 और रूल 262, वो ये बोलते हैं कि जो राज्यसभा के चेयरपर्सन है वो राज्यसभा के सांसदों की स्पीच के ऊपर रोक लगा सकते हैं यदि वो डिफेमेटरी हैं, इनडिसेंट हैं, या वो कोई अभद्र असंसदीय शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यहां से हमें समझ आया कि भारत में चाहे नागरिकों की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो या फिर सांसदों की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो, दोनों ही एब्सोल्यूट नहीं है और दोनों के ही ऊपर वाजिब प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आपको प्रीलिम्स में सीधा स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। स्टेटमेंट नंबर 1 कि जो सांसद हैं उनके पास एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। यह स्टेटमेंट गलत है। अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा चाहें तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंडर उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर रोक लगाई जा सकती है यदि वो शब्द डिफेमेटरी, इनडिसेंट या अनपार्लियामेंट्री है। ये जो स्पीकर और चेयरमैन शब्दों को काटते हैं, शब्दों को डिलीट करते हैं, अभद्र शब्द, डिफेमेटरी शब्द, एब्यूसिव वर्ड्स, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स, ये जितने भी शब्द हैं, स्पीकर और चेयरमैन ने अगर ये ऑर्डर पास कर दिया
कि इन शब्दों को पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से डिलीट कर दिया जाए, पार्लियामेंट की रिकॉर्डिंग से डिलीट कर दिया जाए, पार्लियामेंट की स्पीचेस से डिलीट कर दिया जाए, उस केस में जो लोकसभा और राज्यसभा का सेक्रेटेरिएट होता है वो इन शब्दों को डिलीट कर देता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जिसके ऊपर वर्बेटिम सवाल बनेगा प्रीलिम्स में, कि जो मीडिया हाउसेस होते हैं, अपने जो बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं, वो भी इन अभद्र शब्दों को नहीं दिखाएंगे। आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी अगर गलती हो जाए तो 1 सेकंड में उसे रिकॉर्ड करके वायरल कर दिया जाता है। जितनी देर में पार्लियामेंट उसे कट करेगा उतनी देर में तो न्यूज वाले ब्रॉडकास्ट कर देंगे। यदि स्पीकर और चेयरमैन ने यह बोल दिया कि इन शब्दों को एक्सपंज किया जाए, इन शब्दों को डिलीट किया जाए, उस केस में कोई भी मीडिया हाउस इन शब्दों को नहीं दिखा सकता, इन शब्दों को ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता, इन शब्दों को कहीं पे भी दिखा नहीं सकता। तो यहां पे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसकी रोक मीडिया के ऊपर भी लगाई गई है, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। आगे बढ़ने से पहले यहां पे एक और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है हमारे सांसदों के ऊपर। एक रिस्ट्रिक्शन तो हो गई जो स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा लगा रहे हैं, एक रिस्ट्रिक्शन संविधान खुद लगाता है, वो है अनुच्छेद 121। ये आर्टिकल नंबर इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 105 जो मैंने बताया और आर्टिकल 121 जो मैंने यहां पे बताया, ये आर्टिकल नंबर याद कर लीजिएगा, वर्बेटिम सवाल यहां से निकल सकता है। ठीक है, ये क्या क्लॉज है सर? देखिए, अगर सांसद जो है संसद के अंदर डिबेट कर रहे हैं, एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो गई जो लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन लगा सकते हैं अंडर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, कि अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स, डिफेमेटरी वर्ड्स, मानहानि वाले इनडिसेंट शब्दों का, अब्यूसिव शब्दों का प्रयोग ना करिए। एक तो वो हो गए। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल के अंदर, ये कीवर्ड आपको नोट करना है, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल के अंदर यह बोला गया कि जब भी सांसद जो हैं पार्लियामेंट में डिबेट कर रहे हैं, वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के कंडक्ट को, उनके आचरण को संसद भवन में डिस्कस नहीं करेंगे। अनुच्छेद 121 ये बोलता है कि यदि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को हटाना चाहते हो, सिर्फ उस केस में आप इनके आचरण पर डिस्कशन करोगे, सिर्फ उस केस में इनके आचरण को डिस्कस किया जाएगा। अदरवाइज आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के आचरण को संसद भवन के अंदर डिस्कस नहीं करोगे। सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशरी को लेजिस्लेचर से अलग किया गया। किस लिए? वो इसलिए कि जुडिशरी जो है खुल के काम कर पाए, इंडिपेंडेंटली काम कर पाए और अपनी जजमेंट्स को अनबायस तरीके से पास करे, बिना किसी डर के कि कल को अगर मैं कोई जजमेंट पास कर रहा हूं तो सांसद मेरे ऊपर संसद भवन के ऊपर अंदर सवाल या निशान उठा सकते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए आपको पता है कि हमारे संविधान के मुताबिक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों अलग हैं, तीनों का सेपरेशन ऑफ पावर है, और इसी को भारत का लोकतंत्र, भारत की डेमोक्रेसी बोला गया है। तो ऐसे में सेपरेशन ऑफ पावर को रिस्पेक्ट करते हुए 121 डाला गया संविधान में, और यह बोला गया कि हमारे जो सांसद हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कंडक्ट को डिस्कस नहीं कर सकते। देखिए, आर्टिकल 121 में 2 शब्द क्लियरली मेंशन्ड है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। यहां पे सुबॉर्डिनेट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं उनका मेंशन नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जो हमारे फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, लोकल लेवल के कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, अगर कल को कोई बहुत मेजर मुद्दा उठे तो हमारे सांसद जो हैं उनके कंडक्ट को डिस्कस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 121 में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लिखा है। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को आप सिर्फ तभी डिस्कस कर सकते हो जब आपको उनको कोर्ट से रिमूव करना हो, अदरवाइज आप उनके कंडक्ट को पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते। अगर मैं सारे के सारे बिंदुओं को कनेक्ट करता हूं तो हमारे पास क्या निकल के आता है कि आर्टिकल 105 जो है उसके अंदर सांसदों के पास बोलने का पूरा अधिकार है, और उनको ये प्रिविलेज दिया गया है कि यदि वो संसद भवन के अंदर कुछ बोलते हैं तो उनके ऊपर कोर्ट केस नहीं होगा। ये भी सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर आता है। तो यहाँ पे 2 प्रिंसिपल देखे हमने सेपरेशन ऑफ पावर के, एक कि सांसद अगर संसद भवन के अंदर कुछ बोल रहे हैं तो उनके ऊपर कोई कोर्ट केस नहीं होगा, दूसरा सांसद जो है जुडिशरी के मेंबर्स का कंडक्ट डिस्कस नहीं करेंगे। ये 2 प्रिंसिपल्स हैं सेपरेशन ऑफ पावर के। और सांसदों का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है पार्लियामेंट के अंदर, उसके ऊपर 2 तरीके से रोक लगाई जा सकती है, एक रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंडर और दूसरा आर्टिकल 121 के अंडर कि वो जजेस के, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का कंडक्ट डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ तब डिस्कस कर सकते हैं जब उन्हें रिमूव करना हो। ये एक पॉलिटी का मॉक क्वेश्चन है। स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हैव द पावर टू पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच इनसाइड द पार्लियामेंट। कि जो हमारे लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के अध्यक्ष हैं उनके पास
सांसदों की स्पीच के ऊपर पाबंदी लगाने की शक्ति है। आर्टिकल 105 ले डाउन द डिटेल्ड प्रोसेस टू एक्सपंज अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, कि हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 105 है उसके अंडर ये जो है पूरी की पूरी प्रोसेस डिटेल में दी गई है कि वर्ड्स को एक्सपंज कैसे किया जाए। ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में फटाफट से इसका आंसर बताएंगे वीडियो को अभी पॉज करके। आगे बढ़ने से पहले, नेक्स्ट मुद्दे पे जाने से पहले, अनअकैडमी पे मेरा सीसैट का कंप्लीट रिवीजन कोर्स आ रहा है जो कि 13 अप्रैल से शुरू होने वाला है। अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब कि 1350 रुपीज में ओनली आप 17 क्लासेस का कोर्स 2 घंटे की हर क्लास होगी, इसको एनरोल कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी और इसमें पूरी सीसैट शॉर्टकट ट्रिक्स और टेक्निक्स के साथ मैं रिवाइज करवाऊंगा प्रीलिम्स 2023 के लिए। आगे बढ़ने से पहले, ये जो पूरा लेक्चर है इसमें आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका डिटेल्ड पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आज ही दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक पिंड है, आप उसे ज्वाइन करिए, आपको इसका पीडीएफ वहीं पे मिल जाएगा। अगला अपना मुद्दा है पॉक्सो एक्ट 2012। असम में चाइल्ड मैरिज के ऊपर क्रैकडाउन करते हुए, बाल विवाह के ऊपर रोक लगाते हुए, असम की सरकार ने जो बाल विवाह के दोषी थे उनके ऊपर यह कानून पॉक्सो एक्ट का इस्तेमाल किया। क्या है कानून, न्यूज में बहुत ज्यादा रहा है और आपको पता है वैसे भी ये राइट्स इशू का काफी सेंसिटिव मुद्दा है, जहां पे बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न किया जाता है, जो कि एक बहुत ही घिनौना और दंडनीय अपराध है। ऐसे में ये कानून क्या है और इसके प्रीलिम्स 2023 और 24 के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, हम एक बार समझते हैं। ये जो कानून है इसकी फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। यहां पे 3 मेजर चीजें मेंशन्ड है। आपको प्रीलिम्स में दे देगा कि बताइए ये जो कानून है इसमें कौन कौन से ग्राउंड्स मेंशन्ड है सेक्सुअल हैरासमेंट के। यहां पे 3 मेजर वर्ड्स मेंशन्ड है। नंबर 1 सेक्सुअल असॉल्ट, मतलब कि हमला, सेक्सुअल हमला, सेक्सुअल हैरासमेंट, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। देखिए ये जो वर्ड पोर्नोग्राफी लिखा है यहां पे हर प्रकार की पोर्नोग्राफिक मूवी का वर्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहां पे बात हो रही है चाइल्ड पोर्नोग्राफी की स्पेसिफिकली, क्योंकि ये कानून बच्चों के सेक्सुअल हैरासमेंट से डील कर रहा है, इसलिए स्पेसिफिकली दिस इज अबाउट चाइल्ड पोर्नोग्राफी। मतलब कि इस कानून को हम कब इस्तेमाल करेंगे, इस कानून के अंडर किसी दोषी को सजा कब सुनाई जाएगी, जब वो इन 3 में से किसी एक दंड में शामिल है। यह कानून बोलता है कि हमारे को स्पेशल कोर्ट्स बनाने होंगे और वो स्पेशल कोर्ट्स जो हैं फटाफट से फास्ट ट्रैक ट्रायल्स करेंगे। और ये कानून जो है जेंडर न्यूट्रल है। जेंडर न्यूट्रल होने का मतलब होता है कि यदि किसी बच्ची के साथ, कोई गर्ल चाइल्ड है उसके साथ सेक्सुअल हैरासमेंट हो, या किसी लड़के बच्चे के साथ, मेल चाइल्ड के साथ अगर सेक्सुअल हैरासमेंट हो, दोनों ही केसेस में हम बच्चों को बचाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल चाइल्ड को या सिर्फ बॉय चाइल्ड को बचाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है क्योंकि हमारे यहाँ शादी, डाइवोर्स से रिलेटेड कई सारे कानून हैं जो फीमेल स्पेसिफिक हैं, जो सिर्फ महिलाओं की रक्षा करते हैं। ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए कि जो पॉक्सो है वो जेंडर न्यूट्रल है और दोनों प्रकार के बच्चों की ये सुरक्षा करता है। ठीक है, ऐसे में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 सुप्रीम कोर्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के बारे में बताना चाहूंगा। बेसिकली ये जो हमारा पॉक्सो का कानून है ये कुछ केसेस में डेथ सेंटेंस की बात करता है। जब इस कानून के ऊपर संसद भवन में डिस्कशन हो रहा था तो वहां पे बात करी गई कि क्या हमारे को इस कानून में डेथ सेंटेंस रखना चाहिए, कि जो बाल यौन उत्पीड़न के दोषी हैं क्या उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। इसके ऊपर संसद भवन में जम के डिस्कशन हुआ और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की 2 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जिनका हम यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली जजमेंट है मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983। ये जजमेंट का नाम आपको याद रखना जरूरी है। आपकी जितनी भी अखबार में लैंडमार्क जजमेंट्स रही हैं पिछले 1 साल में, वो मैं ऐसे ही बीच बीच में कवर करता रहूंगा, तो इनको जरूर देखना ध्यान से। मैंने सारी जजमेंट्स नहीं कवर करी हैं क्योंकि रोज 10 जजमेंट्स आती हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और अपने काम की हैं, वो सारी जजमेंट्स मैं इस प्लेलिस्ट में कवर करता रहूंगा। ऐसे में मच्छी सिंह और स्टेट ऑफ पंजाब 1983 की जजमेंट क्या बोलती है? यह जजमेंट बोलती है कि डेथ सेंटेंस जो है हमारे को बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में देना चाहिए। ये कीवर्ड आपने अखबार में, एडिटोरियल में, न्यूज में कई बार सुना होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स वगैरह शब्द का काफी ज्यादा प्रयोग करते हैं। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर जो शब्द है वो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में इस्तेमाल किया गया था, वैसे ही ये जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस का प्रिंसिपल है ये मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983 में एस्टैब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था। ये जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है बेसिकली बोलता है कि यदि कोई ऐसा घिनौना क्राइम हुआ है जिसने पूरे समाज को
झकझोर के रख दिया हो, पूरे समाज की जो मानसिकता है उसको हिला के रख दिया हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे निर्भया का केस हुआ था, बहुत ही घिनौना, कि हम 4 दिन तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाए कि ये क्या हो गया हमारे समाज में। ऐसा कोई हीनियस घिनौना क्राइम अगर होता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम होता है, उस केस में हमारे को जो है फांसी की सजा देनी होगी, यदि कोई ऐसा क्राइम होता है जो पूरे समाज को झकझोर के रख दे। तो डेथ सेंटेंस अलाउड है इंडिया में, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद मच्छी सिंह केस में इस बात को एक्सेप्ट करा। दूसरा जजमेंट इंपॉर्टेंट, देवेंद्र पाल सिंह वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली 2002। यहां पे भी सेम बात सुप्रीम कोर्ट ने मच्छी सिंह वाली बात बोली कि हम जो मृत्यु दंड है, फांसी की सजा है, वो दे सकते हैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में, अगर कोई ऐसा क्राइम हुआ है जिसने पूरे समाज को हिला के रख दिया, पूरे समाज को झकझोर के रख दिया। इन दोनों जजमेंट्स को यूज करते हुए संसद भवन ने ये जो चाइल्ड वाला कानून है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, इस कानून के अंदर डेथ सेंटेंस इस्तेमाल करा। आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि यहां पे डेथ सेंटेंस क्यों दिया गया है या व्हाट इज द लीगल बेसिस फॉर इट, तो ये दोनों जजमेंट्स का नाम आपको पता होना चाहिए। अब इस कानून के जो बेसिक फीचर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, उनको एक बार डिस्कस करते हैं। ये कानून कहता है कि एक बच्चा, एक जो चाइल्ड है, देखिए नाम में क्या आ रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। ये चिल्ड्रन कौन है, ये चाइल्ड कौन है? ये कानून बोलता है कि चाइल्ड एक ऐसा व्यक्ति है जो 18 साल से कम उम्र का है। 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति जो है, अगर उसके साथ यौन उत्पीड़न होता है, हैरासमेंट होता है, उसकी पोर्नोग्राफिक मूवी बनाई जाती है, तो वो चाइल्ड कंसिडर होगा और ये वाला कानून दोषी के खिलाफ लगा दिया जाएगा। इवन हमारे यहाँ एक और कानून है जो हम बोलते हैं ना कि अब तो ये 18 के ऊपर का हो गया, अब तो ये एडल्ट हो चुका है। ये डेफिनेशन कहां से आती है? ये आती है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 से। ये मैंने रेफरेंस के लिए दे दिया है, आपको पता होना चाहिए। बेसिकली क्वेश्चन कैसा बनेगा, एक तरफ कानूनों के नाम दे देगा और दूसरी तरफ कहेगा कि बताओ कौन से कानून में कौन सी एज लिमिट मेंशन्ड है। पार्लियामेंट में इस इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के बारे में भी बात हुई थी, इसलिए मैंने कानून का नाम यहां पे लिखा है आपके लिए। तो बच्चा कौन है? टाइगर श्रॉफ पूछा था छोटी बच्ची हो गया, वो यही बोल रहा था 18 के नीचे की हो क्या, मतलब कि हु इज अ चाइल्ड? कोई भी व्यक्ति अगर 18 के नीचे का है, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में भी 1875 कोई भी व्यक्ति अगर 18 के नीचे का है तो वो चाइल्ड कंसिडर होगा, पॉक्सो के लिए भी और इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के लिए भी। इवन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1989 जो है, जो संयुक्त राष्ट्र का अपना ये बच्चों के अधिकारों के ऊपर पूरा सम्मेलन है, ये बोलता है कि 18 साल से कम उम्र का जो व्यक्ति है उसको हम चाइल्ड मानेंगे। तो हमने वही डेफिनेशन अडॉप्ट करी हुई है जो एक्चुअल में यूनाइटेड नेशंस की डेफिनेशन है। यदि किसी भी 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ कोई भी यौन उत्पीड़न, हैरासमेंट या पोर्नोग्राफी होता है तो उसको हम इस कानून के प्रोविजंस के अंदर कवर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट्स पास करे। एक जजमेंट ये कि कुछ पर्सनल कानून ऐसे हैं, आपको पता है कि हमारे आज की तारीख में यूनिफॉर्म सिविल कोड तो है नहीं, हर धर्म जो है अपना खुद का शादी का कानून फॉलो करता है। जो अलग अलग धर्मों के कानून हैं उनमें अलग अलग एज लिमिट मेंशन है, किसी में 15, किसी में प्यूबर्टी, किसी में कुछ, किसी में कुछ। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सपोज करो एक ऐसा केस हो गया जहां पे एक धार्मिक कानून बोलता है कि आप 15 साल की लड़की की शादी कर सकते हो। अब शादी होगी तो सेक्सुअल इंटरकोर्स भी होगा, मतलब कि 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी कर दी, 15 साल की उम्र की लड़की की शादी कर दी रिलीजियस कानून देखते हुए, और उसका सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उसे रेप माना जाएगा, क्योंकि 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना भी रेप है। यदि एक व्यक्ति अपनी वाइफ के साथ, 18 साल से कम उम्र की वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसे रेप माना जाएगा, चाहे वो उनके कंसेंट के साथ ही क्यों ना हो, उसे रेप माना जाएगा। ऐसे में जो धार्मिक शादी के कानून है और ये जो पॉक्सो है, इनके बीच में अगर कोई मतभेद होता है, कोई कंफ्लिक्ट होता है, तो उसमें हमेशा पॉक्सो की ही बात मानी आएगी। मतलब कि यदि आपका धार्मिक कानून बोल रहा है कि 15 साल की लड़की की उम्र की शादी कर सकते हो और पॉक्सो बोल रहा है 18 से नीचे आप सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते, तो पॉक्सो की बात मानी जाएगी, धार्मिक कानून की बात नहीं मानी जाएगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो 2 मेजर बातें यहां पे बोली गई। एक कि पॉक्सो का अगर किसी भी कानून के साथ कंफ्लिक्ट होता है, मतभेद होता है, तो पॉक्सो ऊपर माना जाएगा, पॉक्सो सुपीरियर है। और 18 साल से कम उम्र की महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, चाहे वो उनके कंसेंट के साथ ही क्यों ना हो, उसे रेप माना जाएगा। इसी के साथ इस कानून में बोला गया
कि जो आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम है, जो पीड़ित की पहचान है, उसे गोपनीय रखा जाएगा। कोई भी मीडिया हाउस, कोई भी अखबार, कोई भी मैगजीन, कोई भी यूट्यूब चैनल, फेसबुक, सोशल मीडिया हैंडल विक्टिम की आइडेंटिटी को रिवील नहीं करेगा। आजकल क्या हो गया, बहुत ज्यादा एक्टिविज्म आ गया है, तुरंत कुछ भी होता है कहीं पे भी, फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह पे, टेलीग्राम वगैरह पे फोटोज, न्यूज सर्कुलेट होने लगते हैं। ये कानून कहता है कि अगर आपने ऐसा किया तो दंड है। मतलब कि अगर कोई बच्चा जिसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, पोर्नोग्राफी में आया या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, आप उसकी आइडेंटिटी कहीं पे भी रिवील नहीं करोगे, ना तो मीडिया में और ना ही सोशल मीडिया पे। यदि आप किसी को चाइल्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट करने के लिए उकसा रहे हो, बच्चे का यौन शोषण करने के लिए, यौन उत्पीड़न करने के लिए उकसा रहे हो, तो उसमें आप भी दोषी हो। मतलब कि दो बातें हैं यहां पे। एक, जो यौन उत्पीड़न कर रहा है वो तो दोषी है ही है, जो यौन उत्पीड़न करने के लिए फोर्स कर रहा है कि भाई कर, वो भी यहां पे दोषी है, चाहे उसने खुद ने यौन उत्पीड़न ना करा हो। लेकिन अगर वो दूसरे को उकसा रहा है तो वो भी उतना ही दोषी है और उसको भी यहां पे क्रिमिनल माना जाएगा। साथ में यहां पे पोर्नोग्राफिक मटेरियल को लेकर दो तीन बातें बोली गई जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी बनाना क्राइम है, लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी को स्टोर करना अपने लैपटॉप कंप्यूटर में, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को सर्कुलेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, शेयर करना, वो भी उतना ही क्राइम है। तो आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी बनाने वाला दोषी है, नहीं, जो उसे देख रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, स्टोर कर रहा है, वो भी इस कानून के अंदर दोषी है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी किसी भी हाल में इस देश में जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बच्चों के राइट्स और उनके मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोविजंस यहाँ पे दिए गए। ये था आज का वीडियो पार्ट 1। अगला लेक्चर जल्दी आएगा जिसमें मैं और फीचर्स कवर करूंगा। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यूज करेंगे रेफरल कोड मधुद गुप्ता। हमारा बंडल ऑफर का आज आखिरी दिन है 8 अप्रैल। मतलब कि अगर आप अनअकैडमी सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 6 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा और साथ में 45 डेज का फुल्ली पेड QEP प्रोग्राम मिलेगा। ऑल्सो प्रीलिम्स की बुकलेट्स और हमारे प्रिंटेड नोट्स भी आपको मिलेंगे। ये ऑफर सिर्फ 8 अप्रैल तक वैलिड है। साथ के साथ हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 30 अप्रैल से, कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के लिए। इंग्लिश मीडियम में हमारा बैच 12 अप्रैल से शुरू हो रहा है और सबसे जरूरी बात, 9 अप्रैल को सुबह 11 बजे हमारा कॉम्बैट होने वाला है। इसको देना नहीं भूलना। अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करिए और इसमें आप प्राइजेस भी जीत सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ में हमारा 3 अप्रैल से ऑफलाइन का बैच शुरू हो गया। आप अभी भी इसमें एनरोल कर सकते हैं। शाम को 5 से 7:30 इसमें क्लासेस होंगी। यूज करेंगे रेफरल कोड मधुद गुप्ता। लेट्स क्रैक इट।